रॉयल इनफील्ड ये वो ब्रांड है जिसने अपनी क्लासिक 350 के साथ एक छत्र इस सेगमेंट में बादशाही राज बना रखा था, लेकिन कहीं ना कहीं होंडा को ये राज नहीं आया और इसी कंपटीशन के दौर में, हेल्दी कंपटीशन जिसे हम लोग कहते हैं, होंडा ने भी अपनी CB 350 हाइनेस के नाम से उतार दी है। वैसे इन दोनों का कंपैरिजन आने वाले अगले कुछ दिनों में आपको मिल जाएगा, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं होंडा हाइनेस 350 के बारे में। कुछ प्रैक्टिकल बातें, कुछ प्रैक्टिकल एनालिसिस, इन डेप्थ एनालिसिस जो आपको जानना बेहद जरूरी है अगर आप इस पर्टिकुलर होंडा हाइनेस CB 350 की प्लानिंग कर रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं चेतन पाटिल और आप देख रहे आस्क ऑटो गुरु। तो सबसे पहले अगर बात करें लुक की, मैं हमेशा से ही कहता हूं कि लुक ये एक सब्जेक्टिव मैटर होता है, इस पर ना ही बोले तो बेहतर है। आप मुझे कमेंट में बताना कि इसका लुक आपको कैसा लगता है। इस गाड़ी के दो वेरिएंट आते हैं, डीलक्स और एक डीलक्स प्रो आता है। थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन और एक दो फीचर्स का फर्क है, बाकी ऐसा कुछ बड़ा फर्क नहीं है, सेम ही है। जब बात कर ली जाए इसके कंस्ट्रक्शन की, बिल्ड क्वालिटी की, मजबूती की, तो देखो ये आफ्टर ऑल होंडा है और काफ़ी सोच समझकर एक ही बॉल में छक्का मारने का ट्राई किया हुआ है होंडा ने, क्योंकि इस गाड़ी की बनावट ही कुछ इस तरह से हाफ डुप्लेक्स क्रेडल जो मटेरियल है उसकी ये चेसिस बना करके मिल रही है और इसी पर ये पूरी गाड़ी बनाई गई है। तो यहाँ पे मडगार्ड्स भी मेटल के मिल रहे हैं आपको, साथ ही जो मैक्सिमम मेटल यूज इस गाड़ी में आपको दिख रहा है जैसे आप इमेजेस में देख पा रहे हो। साथ ही इसके स्विचेस की क्वालिटी, हैंडल की क्वालिटी, सीटिंग की क्वालिटी, इनफैक्ट जो ग्रैब रेल्स है उसकी क्वालिटी, हेडलाइट की क्वालिटी, रियर लाइट की क्वालिटी, इंडिकेटर्स की क्वालिटी, तो सब कुछ काफी अच्छे से बना करके इस गाड़ी में आपको मिल रहा है। इसका कंस्ट्रक्शन वाकई लाजवाब आपको मिल रहा है। इस गाड़ी का जो ओवरऑल कर्व वेट है 181 kg है और साथ ही जब ये मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करती है तो 21.07 PS की। अब यहाँ पे एक चीज देखने लायक है कि पावर टू वेट रेशो या फिर बॉडी टू वेट रेशो इस गाड़ी में काफी अच्छे से मेंटेन रखा गया है। साथ ही जब ये गाड़ी हाईवे पर चलती है तो इसका प्रभाव आपको हाईवे पर दिखता ही है। ऑलमोस्ट 100+ km/h तक का ये स्पीड अचीव कर लेती है और ऐसे में भी जिसका जो इसका 181 kg और जो जैसे मैंने कहा मैक्स पावर 21.07 PS की ये जनरेट करता है, तो काफी स्टेबल चलती है ये गाड़ी। किसी भी तरह का कोई वाइब्रेशन आपको महसूस नहीं होने वाला। 1441 यानी 1441 mm का जो व्हील बेस मिल रहा है, सेंट्रल ग्रेविटी ऑफ वेट काफी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है पूरी गाड़ी का। और साथ ही जब सिटी में आप इसे चलाते हो तो 1441 mm का जो व्हील बेस है उस लिहाज से अगर टर्निंग रेडियस की बात कर ली जाए तो ये आपको नाराज नहीं करने वाली। बाइक के हिसाब से टर्निंग रेडियस इसका ठीक ही है, ज्यादा आप बुरा भी नहीं कह सकते। 800 mm की इसकी सीट हाइट आपको मिल रही है। अगर आपकी हाइट 5.5 फीट है या फिर 5.5 फीट से थोड़ी सी ऊपर है तो आप इस गाड़ी को आराम से चला सकते हो, लेकिन उससे नीचे है तो आपको थोड़ा एक पैर जमीन पर आएगा, दूसरा नहीं आ पाएगा, कहीं ना कहीं दिक्कतें होगी। अब सीटिंग की मैं बात कर ही रहा हूं तो पोजीशन की भी बात कर लेते हैं। यहां पूरी तरह से सिंगल सीट आपको मिल रहा है, थोड़ा कर्व है राइडर के लिए क्योंकि हाइट मैनेज करने के लिए ये दिया जाता है और साथ ही कंफर्टेबल एबिलिटी के लिए भी। तो राइडर के लिए जो सीटिंग पोस्चर है काफी स्ट्रेट है, सीधा है, रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 की तरह ही यहां पर मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे कुशनिंग वो भी अच्छी मिल रही है, स्प्रिंग्स मिलते हैं रॉयल इनफील्ड में जो इसमें नहीं मिल रहा है, फिर भी कुशनिंग काफी अच्छी है। पिलियन राइडर की बात कर ली जाए तो सीट जैसे मैंने कहा सिंगल सीट है, लंबी चौड़ी सीट है, तो पिलियन भी आपका अच्छे से यहाँ पर बैठ पाता है, स्प्लिट सीट नहीं है। सिंगल साइड बैठने वाला बंदा हो या फिर डबल साइड बैठने वाला बंदा हो, यानी कि दोनों पैर अलग अलग जगह पे करके या फिर सिंगल साइड में दोनों पैर करके अगर कोई बैठ रहा है, घर में लेडीज होते हैं, एजेड पर्सन होते हैं, तो उनके लिए भी ये सीटिंग पोजीशन काफ़ी अच्छी मिल रही है। साथ ही पीछे पकड़ने के लिए ग्रैब हैंडल भी अच्छा खासा आपको मिल रहा है। 166 mm का जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है, तो यहाँ पे ये थोड़ा और ज़्यादा हो जाता, ऑलमोस्ट 75-80 तक, 175-180 तक हो जाता तो और मज़ा आ जाता। बिकॉज ऑफ अगर आप ऑफ रोडिंग करते हो, वैसे नीचे से कुछ भी हिट होने का चांस नहीं है, लेकिन एक्सट्रीम खराब रास्ते हैं तो कुछ हद तक आपको डर लगा रहेगा कि नीचे से कुछ ना कुछ हिट होता रहेगा। इस गाड़ी की जो ओवरऑल हैंडलिंग है उसे और भी बेहतर बनाते हैं इसके ट्यूबलेस टायर्स। इसमें आपको ट्यूबलेस टायर्स मिल रहे हैं। फ्रंट में 100/90 सेक्शन के 19 इंचेस के और रियर में 130/70 सेक्शन के 18 इंचेस के टायर मिल रहे हैं। 1 इंच छोटा है पीछे और 1 इंच बड़ा है आगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्रूजर सेगमेंट में आने वाली गाड़ी है। अक्सर ऐसा होता है जब भी क्रूजर सेगमेंट में गाड़ी आती है
तो इसकी जो पीछे जैसे मैंने कहा रियर में आपको 130/70 सेक्शन का टायर मिल रहा है 18 इंचेस। ये काफी ब्रॉड टायर है और ये रोड पर ग्रिप काफी अच्छी बना करके चलते हैं। काफी अच्छी क्वालिटी के टायर्स आपको यहाँ मिल रहे हैं। आफ्टर ऑल इस गाड़ी के दिल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 348.36 सीसी एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर BS6 इंजन मिल रहा है। यहाँ FI आपको मिल रहा है और यहाँ पे सिर्फ सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन आपको मिलता है, किक का कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये मैक्सिमम पावर जैसे मैंने कहा 21.07 PS की जनरेट करता है और साथ ही मैक्सिमम टॉर्क 30 Nm का जनरेट करता है, 30 Nm का, विच इज वेरी गुड थिंग। इंजन के बारे में क्या कहना, क्योंकि ये होंडा द्वारा मैन्युफैक्चर्ड इंजन है। होंडा के ऑलमोस्ट सभी इंजन स्मूथ ही होते हैं और वही नज़ारा यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। काफ़ी स्मूथ इंजन है, ये रिफाइंड इंजन है। ऑलमोस्ट 90-95 km/h तक भी किसी भी तरह का कोई वाइब्रेशन आपको इस गाड़ी पर महसूस नहीं होने वाला। 5 स्पीड गियर बॉक्स आपको इस गाड़ी में मिल रहा है। गियर शिफ्टिंग भी काफ़ी हद तक स्मूथ है, कहीं पर भी अटकने की या फिर खटकने की शिकायत अभी तक नहीं मिली हुई है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक है और रियर में हाइड्रोलिक, ट्विन हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिल रहा है। अब ये थोड़ा सा स्टीफर साइड है, ये और स्मूथ हो जाने चाहिए थे, लेकिन मेरे हिसाब से इसको स्टीफर यानी हार्ड रखने का रीजन इस गाड़ी की स्टेबिलिटी अच्छे बनी रहे हाईवे पर, इसलिए शायद दे रखा होगा। यही एक रीजन है और कुछ नहीं। तो इसलिए थोड़े से आपको अनकंफर्टेबल ये फील हो सकते हैं अगर आप लॉन्ग राइड पर निकलते हो तो। अब यहाँ पे आपको ड्यूल चैनल ABS मिल रहा है डबल डिस्क के साथ, ये काफी अच्छी बात है। ब्रेकिंग के मामले में काफी जबरदस्त इजाफा यहाँ पर इस गाड़ी में देखने को मिल रहा है। स्टॉपिंग पावर भी आपको अच्छी खासी यहाँ पर मिल रही है। 75-80 km/h के स्पीड पर पैनिक सिचुएशन की अगर ब्रेकिंग आ जाती है तो डेफिनेटली आपको अच्छे से ये सस्टेन कर लेगी और रुकवा लेगी। यहाँ पे आपको LED हेडलैम्प मिल रहा है। अगेन नाइट में, डार्क नाइट में जो इसकी विजुअल एबिलिटी है अब तक अच्छी पाई गई है। 15 लीटर का फ्यूल टैंक आपको इसमें मिल रहा है और 35 km/l तक का माइलेज अब तक लोगों को मिला हुआ है। वैसे इससे कम भी मिल सकता है, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, ये टेंटेटिव है। वैसे भी माइलेज हमेशा डिपेंड करता है आप लोगों की राइडिंग स्किल पर, आप किस तरह से गाड़ी चलाते हो, किस तरह से उसे यूज़ करते हो, तरह तरह की बातें होती है। साथ ही साथ प्राइस का भी वही सीन है, अलग अलग सिटी में अलग अलग होती है। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे। तो आप आपके नज़दीकी शोरूम पर जाकर इसकी ऑन रोड प्राइस पूछ सकते हो। मैं यहाँ एक शोरूम प्राइस बता रहा हूँ, 1,85,000 से लेकर के 1,90,000, 1,85,000 से लेके 1,90,000 तक की इसकी प्राइस, एक शोरूम प्राइस मिल सकती है। अब मुद्दे की बात कर लेते हैं। ये आफ्टर ऑल होंडा है, होंडा का सर्विस नेटवर्क कैसा है और पर्टिकुलर इस CB हाइनेस CB 350 की स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी कैसी है, क्योंकि अगर आपने आज गाड़ी खरीद ली है, भगवान ना करे बीच रास्ते में दूर कहीं पे गाड़ी बंद हो जाए और किसी मेजर स्पेयर पार्ट की आपको ज़रूरत आन पड़े, ऐसे में अवेलेबिलिटी कैसी है। तो देखो, अगर आप सिटी में रहते हो तो होंडा के जो सर्विस नेटवर्क है, वैसे होंडा का सर्विस नेटवर्क ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे हर सर्विस नेटवर्क पर स्टार्स दिखने को मिलते हैं गूगल के, तो वो है। लेकिन अगर आप विलेज वाले एरिया में हो तो ये गाड़ी वैसे भी नई है। कोई भी गाड़ी जब नई आती है मार्केट में तो उसके स्पेयर पार्ट इतने फ्रिक्वेंटली नहीं मिलते हैं। बस वही चीज़ है, धीरे धीरे मार्केट में इसके स्पेयर पार्ट सर्कुलेट हो रहे हैं और आज की डेट में अगर मैं बोलूँ तो किसी विलेज वाले एरिया में या फिर रूरल एरिया में आपको इसके जो स्पेयर पार्ट है मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन कुछ समय बाद ये मिल सकते हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट, वन टाइम मेंटेनेंस कॉस्ट अगर देखें तो 500 से लेकर 700 रुपए के बीच में आपको आ सकती है। दिस इज टेंटेटिव अगेन, क्योंकि अगर आप किसी बड़े स्पेयर पार्ट को चेंज करते हो, ऑयल है, एयर फिल्टर है और भी कई सारी चीज़ें होती है, तो उसकी कॉस्ट ऑब्वियसली अलग से ही आनी है। अब बढ़ लेते हैं मोरल पे। क्या आपको इस गाड़ी को खरीदना चाहिए? क्या ये 1,85,000 या फिर 1,90,000 एक शोरूम प्राइस जो है, इतना पैसे दे करके ये वर्थ है, या फिर इस प्राइस रेंज में कोई और गाड़ी इससे बेहतर आपको मिल सकती है? तो देखो, ये एज पर माई ओपिनियन मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको क्लासिक लुक चाहिए और साथ ही ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं चाहिए और काफ़ी अच्छा सीटिंग पोजीशन चाहिए, कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन चाहिए, अक्सर लॉन्ग राइड आपकी होते रहती है, एक अलग अट्रैक्टिव लुक वाली गाड़ी आप देख रहे हो और भी कई सारे रीज़न होते हैं, होंडा का भरोसा आपको चाहिए, तो जी हाँ, मैं आपको इस गाड़ी को रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये गाड़ी अब तक की सबसे अच्छी मानी जा रही है अपनी सेगमेंट में। तो ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन आप खुद तय कर सकते हो, आपको लेनी है नहीं लेनी है
यू कैन डिसाइड। अब अगर आपके पास भी ये गाड़ी है, आप इसे यूज कर रहे हो, तो आप आपका एक्सपीरियंस, रियल लाइफ एक्सपीरियंस या फिर ओनरशिप रिव्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हो। हर मंडे मैं लेकर आता हूं आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ इस एपिसोड को, तो वहां पर मैं आपके नाम के साथ साथ आपके एक्सपीरियंस को भी बाकी पब्लिक के साथ शेयर करता हूं। होता यह है कि अगर पर्टिकुलर कोई और बंदा इस पर्टिकुलर गाड़ी को खरीदने की चाह रखता है तो उसके लिए वो वाला रिव्यू जो आप भेजोगे उसकी काफी ज्यादा बड़ी हेल्प हो सकती है। इसी के साथ अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी दुविधाएं पूछ सकते हो, इस गाड़ी से रिलेटेड हो या फिर किसी और गाड़ी से रिलेटेड हो, आपके जवाब मिल जाएंगे। इसी के साथ मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।